अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। कि हम लिक्विड स्टेट का वज़न तो कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। जैसे हम पानी लेते हैं तो हम कहते हैं ये इतने लीटर पानी है, हमने उसका वॉल्यूम किया हुआ, उसका वज़न किया हुआ है, इसलिए हमें पता है वो इतने लीटर है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। हम जिस बर्तन में भी उसको डालते हैं वो उसी की शेप जो है वो अटेन कर लेता है। A liquid attains shape of container in which it is put. A few typical properties of liquids are described here. कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें इस तरह बताई गई हैं। नंबर 1 है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में आपको पता है कि इवेपोरेशन क्या होती है। जब कोई लिक्विड स्टेट को, जब किसी लिक्विड चीज़ को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो लिक्विड स्टेट होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। इटैलिक्स में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। किसी लिक्विड फेज का किसी गैस फेज में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। इट इज़ रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड। ये उलट है, रिवर्स कहते हैं, ये उलट है कंडेंसेशन प्रोसेस का। इवेपोरेशन जो है वो रिवर्स है, उलट है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होती है, लेकिन इवेपोरेशन में लिक्विड गैस में चेंज होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कभी चावल बनाए हों या चाय वगैरह बनाई हों, तो जब हम उसको अपनी पतीली को देचकी वगैरह जो होती है उसको ढाँप देते हैं तो क्या होता है कि हम जब उसके ढक्कन को उठाते हैं तो उसके ढक्कन के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं जो उसके ढक्कन के साथ होते हैं। वो क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है वो इवेपोरेट होती है, वो गैस में कन्वर्ट होती है। गैस को बाहर निकलने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलती तो उसका टेम्परेचर भी, जाहिर सी बात है, उसका टेम्परेचर भी नीचे गिर जाता है, तो वो दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो देचकी का जो ढक्कन होता है उसके साथ लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो गया होता है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, इसलिए वो देचकी के ढक्कन के साथ होती है। तो ये उलट है। इवेपोरेशन में लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन कंडेंसेशन में जो गैस है वो लिक्विड दोबारा लिक्विड में चेंज हो रही होती है। अगर जाता है इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। कि अगर हम कहें कि कोई लिक्विड है वो अपने आप ही गैस में चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं होता। जब तक हम उसको हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करेगा। Such as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor's form, it requires 40.7 किलोजूल ऑफ एनर्जी। जब 1 मोल, 1 मोल वाटर जो लिक्विड है उसको हमने गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इतनी एनर्जी उसको देना पड़ती है। जब तक हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे कोई भी जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये छोटा सा एल लिखा हुआ है मतलब कि ये लिक्विड स्टेट में है, तो ये छोटा सा जी लिखा हुआ मतलब कि ये गैस है। लिक्विड को 1 मोल ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर को जब गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इतने किलोजूल एनर्जी उसको देना पड़ती है। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। जो लिक्विड स्टेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। They possess kinetic energy but all the molecules do not have same kinetic energy. उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होती है जो वो हर मूविंग चीज़ के अंदर, जो चीज़ मूव कर रही है, हरकत कर रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज होती है, नॉर्मल होती है। कुछ जो हैं बहुत कम हैं जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, इट इज़ कॉल्ड एज इवेपोरेशन। कि जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से ज़्यादा होती है, वो उस सरफेस को, जाहिर सी बात है उन मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन है
तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो इस अट्रैक्शन फोर्सेस को पीछे छोड़ के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेशन, इवेपोरेशन का ही है लेकिन इस पे आप हेडिंग दे सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर, कि इवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ क्या लिंक है, इवेपोरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर रहा है, हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। The rate of evaporation is directly proportional to temperature, कि अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशन क्या होता है, कि जब एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है, जब एक चीज़ डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है वो तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन भी तेज़ हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ जाता है उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठंडक का एहसास होता है। कैसे? इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस when the high kinetic energy molecules vaporize, the temperature of the remaining molecules fall down, कि जब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं, तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो टेम्परेचर होता है वो डाउन चला जाता है, लो हो जाता है। टू कंपनसेट दिस एफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइट अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो जब उनका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द से जो हीट है वो अब्जॉर्ब करते हैं। जब हीट वो अब्जॉर्ब करेंगे तो आगे पीछे जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाएगा। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया है, नीचे चला गया है। एंड वी फील कूलिंग, और हमें ठंडे का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, जब हम अल्कोहल का एक जो ड्रॉप है वो अपने पाम पे, अपनी हथेली पे रखते हैं, द अल्कोहल इवेपोरेट्स एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, तो जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाती है और हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्कोहल तो नहीं, आपने नेल पॉलिश रिमूवर देखा होगा, जो लिक्विड स्टेट में पानी की शक्ल में जो हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर आते हैं, आप कभी उसको हथेली पे या हाथ पे गिरा के देखना, तो जब वो इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। तो वही बता रहा है कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग प्रोसेस है, उससे कूलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन पे डिपेंड करते हैं, कि इनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इन फैक्टर्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे माना जाता है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, ग्रेटर इज सरफेस एरिया ग्रेटर इज इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल समटाइम अ सॉसर इज यूज्ड इन if tea is to be cooled quickly. This is because evaporation from the larger surface area of saucer is more than that of the smaller surface area of tea cup. तो बताया कि सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कप आ जाता है, कप का जो साइज़ है वो छोटा होता है, तो उसमें चाय ठंडी होने में टाइम लगता है, लेकिन जो उसकी सॉसर होती है जिसको हम पिर्च कहते हैं, जो पिर्च होती है उसमें हम चाय को डाल के ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि पिर्च का जो साइज़ है उसकी सरफेस है वो बड़ी है, जिसकी वजह से पिर्च में जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। जो सॉसर है वो पिर्च को कहते हैं। तो कप में चाय को ठंडा होने में टाइम लगेगा, जबकि सॉसर में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कम सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का हमने ऊपर इफेक्ट पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज सो हाई दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज एंड इवेपोरेट rapidly. For example, water level in a container with the hot water decrease earlier than that of container with the cold water. This is because the hot water evaporates
अर्लियर दैन दी कोल्ड वाटर। तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमारे पास पानी है जो हमने गर्म पानी के साथ रखा हुआ है, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू वो पानी जो हमने कोल्ड वाटर के साथ रखा हुआ है। ठीक है, हॉट वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा और कोल्ड वाटर लेट इवेपोरेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस को वो पीछे छोड़ के इवेपोरेट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस। इफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूल फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन। जब उनके जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस है, आपस में जो मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप है, अट्रैक्शन है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो इवेपोरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो आपस में अट्रैक्शन है उनको तोड़ना है, उसके बाद इवेपोरेट होना है। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस दैन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर दैन वाटर। कि जो अल्कोहल की आपस में अट्रैक्शन है वो बहुत ही लूज है, बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वो वाटर की बनिस्बत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि वाटर उससे लेट होता है। ठीक हो गया, तो इसमें आपने याद क्या करना है, इसमें एक डिफाइन इवेपोरेशन आ जाता है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन आ जाती है, एक कंडेंसेशन की डेफिनेशन आ जाती है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन अलग है, कंडेंसेशन की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन का और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसमें ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन वाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, तो उसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपने ये याद कर लेना। वैसे ज़्यादातर लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट जो आता है ना उसमें ये फैक्टर्स आते हैं, कि उसके साथ ये 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, रिलेशनशिप और कूलिंग इफेक्ट वाला, ये भी शॉर्ट में बन जाता है, ये भी शॉर्ट में बन जाता है, और जो फैक्टर्स हैं वह लॉन्ग। ठीक है, ये तुम लोगों ने याद कर लेना और अपनी कॉपीज पे भी लिख लेना। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।